Welcome back. Good morning, all of you. My name is Anil Pratap Singh. Now, today, once again, I will discuss about the design of structure 3, session 2, module 1, and it's also unit 1. So, now this is the outline of the presentation. So, disadvantage of steel as a structural material. Stress strain curve for mild steel, it's a very important topic for today. या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूँगा एक बार इसको. देन आफ्टर ब्रिटल मटेरियल एंड रोल्ड स्टील सेक्शन, दिस टॉपिक्स विल कवर टुडे नाउ. तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ स्टील एज ए स्ट्रक्चरल मटेरियल. स्टील को एज ए स्ट्रक्चरल मटेरियल यूज करने पे क्या क्या डिसएडवांटेज हैं. तो सबसे पहले आता है हायर इनिशियल कॉस्ट. नंबर 1 आता है दैट्स ए हायर इनिशियल कॉस्ट, ठीक है, एंड लेस अवेलेबिलिटी. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ कंट्रीज़ में क्या है, स्टील अवेलेबल नहीं है. जैसे हमने पाकिस्तान का एग्जांपल लिया, बहुत सी कंट्रीज़ है जहाँ पे स्टील अवेलेबल नहीं है. तो वहाँ पे क्या होता है, स्टील को हम कहीं दूसरे जगहों से ट्रांसपोर्ट करके लाते हैं, और ट्रांसपोर्ट करके लाने की वजह से उसका कॉस्ट जो है बढ़ जाता है, ठीक है ना. कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. तो उससे क्या होता है, अगर हम फिर हम ये सोचते हैं यार स्टील स्ट्रक्चर को यूज़ करने से बढ़िया है कि हम यहाँ पे आरसीसी को यूज़ करें, ठीक है. तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक मतलब देखा गया है कि हायर इनिशियल कॉस्ट एंड लेस अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी ही, अगर अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो कॉस्ट कम होगा. तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं एक प्रकार से एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. तो देखिए, इन फ्यू कंट्रीज, मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया, इन फ्यू कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, स्टील इज अवेलेबल इन अबंडेंस and its steel is not available in abundance and its initial cost is very high as compared with the other structural material. This is the reason why steel structure are not very common in these countries. तो बहुत सी कंट्रीज़ में जो है ये आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं होता, बहुत लिमिटेड जगहों पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. तो कोई ऑप्शन नहीं है क्या मतलब क्या है, जैसे मानिए रेलवे के ब्रिजेस हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होगा. तो आपके पास एक मजबूरी है कि आपको किसी भी हालत में जो है वो स्टील स्ट्रक्चर ही यूज़ करना है, ठीक है ना. तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. एस्थेटिक्स अपीयरेंस की अगर बात करें, दूसरा पॉइंट जो है ये क्या कहता है कि जैसे स्टील स्ट्रक्चर यूज़ करने पे बिल्डिंग्स का जो लुक है वो जो अपीयरेंस है वो उतना मतलब सुंदर नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना. तो अगर हम अपीयरेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टील स्ट्रक्चर जो है अगर हम कंपेयर करेंगे आरसीसी से, तो आरसीसी स्ट्रक्चर में क्या है, डिज़ाइनर के पास काफ़ी ऑप्शंस होता है, वो नए नए शेप्स के डिज़ाइन दे सकते हैं वहाँ पे. बट यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है. तो फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्डिंग द स्टील स्ट्रक्चर आर architecturally preferred. However, for majority of residential building and office buildings, steel structure are considered to have poor aesthetic appearance. ठीक है ना. तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में तो हमें नहीं लगता कि आप बहुत ही रेयरली कहीं देखे होंगे कि आपको स्टील स्ट्रक्चर दिखाई दे. हाँ, ऑफिस बिल्डिंग में थोड़ा बहुत दिखाई देगा, बट स्टील स्ट्रक्चर में तो एकदम, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में तो आपको बहुत ही कम दिखाई देगा, ठीक है. क्यों? ड्यू टू पुअर एस्थेटिक अपीयरेंस, ठीक है. एट दिस प्लेस दे रिक्वायर फॉल सीलिंग्स. तो अब फॉल सीलिंग्स क्या है, फॉल सीलिंग क्या होती है, देखिए यहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूँगा. फॉल सीलिंग, तो फॉल सीलिंग आजकल आप देखे होंगे कि घरों में नीचे से प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करके फॉल सीलिंग्स लगाई जाती है. और करीब एक रूम की बात करें तो 12 बाई 12 के रूम की तो 40 से 50 हज़ार रुपये का अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आता है फॉल सीलिंग का. तो ये फॉल सीलिंग्स अगर हम स्टील स्ट्रक्चर से बना रहे हैं फिर फॉल सीलिंग लगा रहे हैं तो वो क्या है कि बिल्डिंग के ऊपर एक्स्ट्रा लोड है,
ठीक है ना, वेस्टेज ऑफ मनी। तो ये एक मैंने बहुत बड़ा ड्रॉबैक है स्टील स्ट्रक्चर यूज करने का। ओके, देन आफ्टर corrosion. The steel members are prone to corrosion, therefore they require some frequent treatment like painting. इसको अंडरलाइन करना चाहूँगा मैं पेंटिंग को, and other method for their protections। ठीक है, तो देखिए स्टील स्ट्रक्चर में कोरोजन की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। तो जब भी अब हम स्टील स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमको ये माइंड में लेके चलना पड़ेगा कि इसको रेगुलर, इस स्ट्रक्चर्स को या इस बिल्डिंग्स को हमको रेगुलर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, तो रेगुलर मेंटेनेंस क्या मतलब, इन टर्म्स ऑफ पेंटिंग, इन टर्म्स ऑफ जैसे कि हमारे नट बोल्ट्स कभी कभी खुल जाते हैं तो उसको एक इंस्पेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। आप देखे होंगे कि रेलवे ब्रिजेज में एक पीडब्ल्यूडी का पीडब्ल्यूआई का एक गैंग होती है जो उसको इंस्पेक्ट करती रहती है कि गाड़ी जाने के बाद कौन कौन से डेली इंस्पेक्शंस होता है वो। ठीक है, कुछ रूटीन इंस्पेक्शंस होते हैं, कुछ डेली इंस्पेक्शंस होते हैं रेलवे ब्रिजेस में। तो वो क्या होता है कि हमको पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है, फिर उस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस उसको हम हैंडल करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर जब आप कोरोजन की बात करेंगे तो स्टील स्ट्रक्चर में कोरोजन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और आपको पेंटिंग्स की ज़रूरत लगेगी ही बिल्डिंग के अंदर। ठीक है ना, हाई इनिशियल कॉस्ट, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर इज हाई। देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट इज द स्किल्ड लेबर। स्टील स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड स्किल्ड लेबर फॉर देयर कंस्ट्रक्शन। तो जो भी स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आरसीसी बिल्डिंग्स में क्या है कि आपने देखा होगा कि हम कभी लोकल लेबर्स का भी यूज़ कर लेते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ जो जगहों पे हम लोकल लेबर्स का ही यूज़ करते हैं। बट स्टील स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है, वहाँ पे क्या है आपको स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज क्या है कि वो उसमें कितने स्पेसिंग पर हमको जो है कनेक्शंस करना है वो सबको नहीं पता होता है। या तो इंजीनियर्स को पता होगा या फिर जो स्किल्ड लेबर्स होंगे उनको पता होगा कि कैसे कैसे हमको उसको टाइट करना है। अदरवाइज वहाँ पे जब भी वाइब्रेशंस होगा तो जॉइंट्स खुलने का डर रहता है, कनेक्शंस जो हैं वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि स्किल्ड लेबर्स की रिक्वायरमेंट होंगी, और ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ऑफ स्टील एज ए स्ट्रक्चरल मटेरियल। ठीक है, देन आफ्टर रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जो स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं जब भी हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं उनकी जॉइंट्स जो हैं ऑटोमेटिकली जो है वीक हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वी स्टील लूजेज इट्स डक्टिलिटी प्रॉपर्टी देन चांस ऑफ ब्रिटल फ्रैक्चर इंक्रीजेस। ठीक है, तो देखिए स्टील लूजेज इट्स डक्टिलिटी प्रॉपर्टी देन चांस ऑफ ब्रिटल फ्रैक्चर इंक्रीजेस। जैसे जैसे स्टील जो है अपनी डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज को, देखिए किसी भी मटेरियल में दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, एक होता है डक्टाइल प्रॉपर्टीज और दूसरा है ब्रिटल प्रॉपर्टीज। तो जैसे जैसे मटेरियल डक्टाइल प्रॉपर्टीज को छोड़ता है स्टील स्ट्रक्चर तो वो ब्रिटल फ्रैक्चर्स की तरफ धीरे धीरे इंक्रीज होता है। तो डक्टाइल प्रॉपर्टीज का मतलब आप जानते हैं कि जैसे कि बिल्डिंग्स जो होती है या स्टील स्ट्रक्चर जो भी है वो फेल होने से पहले, ध्यान दीजिएगा पॉइंट को, जो स्टील स्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर सबसे खास बात होती है कि जब भी वो फेल होते हैं तो हमको एक प्रायर वार्निंग देते हैं। ठीक है ना, प्री इंफॉर्मेशन देते हैं कि अब मैं भैया फेल होने वाला हूँ। तो जब वो इंफॉर्मेशन जैसे जैसे जब डक्टाइल प्रॉपर्टी कम होती जाएगी तो ब्रिटल फ्रैक्चर क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। तो इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और पूरी जो हमारा स्टील स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर पे ही बेस्ड है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है और माइल्ड स्टील। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि
देखिए ये हमारा, हम यहाँ पे पॉइंटर से इसको शो कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पर हमने स्ट्रेस को प्लॉट किया है, दैट्स कॉल्ड सिग्मा। मैं यहाँ एक बार लिख भी दे रहा हूँ, वाई एक्सिस पर हमने स्ट्रेस को प्लॉट किया है, और जो हमारी एक्स एक्सिस है उस पर हमने, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्ट्रेन को प्लॉट किया है। तो स्ट्रेन को हम स्मॉल ई से डिनोट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल ई। और स्ट्रेस को किससे डिनोट कर रहे हैं हम? देखिए सिग्मा से। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारा उठता है कि स्ट्रेस को हम वाई एक्सिस पे क्यों ले रहे हैं और स्ट्रेन को हम एक्स एक्सिस पे क्यों ले रहे हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रेन इज इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, क्योंकि स्ट्रेन जो है हमारा वो इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, इसलिए हम उसको एक्स एक्सिस पर लेते हैं। और स्ट्रेस जो है वो हमारा डिपेंडेंट पैरामीटर है, इसलिए हम उसको वाई एक्सिस पर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस एक एक चीज को आपको हम बताते जाएंगे, सारे पॉइंट्स को, कि ओ क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है, एफ क्या है, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और देखिए हमने इसमें मेंशंस भी किया है, बट हम आपको एक एक पॉइंट्स बताएंगे कि आप अच्छी तरह उसको समझ सकें, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम O to A की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यहाँ मैं लिखता भी जाऊंगा एक बार इस रफ वर्क के लिए कि आपको दिक्कत ना हो। देखिए O to A की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, O to A, ठीक है ना। तो अगर हम O to A देखें तो हमको एक इंक्लाइंड लाइन मिल रही है, ध्यान दीजिएगा। O to A एक लाइन है और जो एकदम सीधी जा रही है, मतलब लाइन तो इंक्लाइंड है, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे आकर दिखाएंगे आपको, फिर से ड्रॉ करके। देखिए ऐसी लाइन आ रही है हमारे पास, यहाँ पर O पॉइंट है और यहाँ पे A पॉइंट है, सॉरी, एक मिनट, हम इसको दोबारा पॉइंटर्स को सेलेक्ट कर लें और देन ऑटो। देखिए ये ऐसी लाइन आई है, ये पॉइंट है O और ये पॉइंट है A, ठीक है। तो O to A जो है एक इंक्लाइंड लाइन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि इस इंक्लाइंड लाइन का मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ रहा है उसी रेशियो में स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, ठीक है। स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ रहा है, ध्यान दीजिए कि एक चीज को, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है उसी रेशियो में स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। इसका मतलब O to A जो है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट O to A आप याद रखिएगा कि O to A जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी, A पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, ठीक है। A पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। हमने आगे इसको लिखा हुआ है, बट आप फिर भी समझ लीजिए, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। यहाँ भी मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ हल्का सा, A पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम स्ट्रेस को बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ इस पॉइंट से धीरे धीरे जैसे ऊपर हमारी स्ट्रेस बढ़ रही है, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रही है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, स्ट्रेन भी देखिए O से आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है ना। जिस रेशियो में स्ट्रेस बढ़ रहा है उसी रेशियो में स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, एकदम अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, समझिएगा कि अगर जिस रेशियो में स्ट्रेस बढ़ रहा है
उसी रेशियो में स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। तो यानी कि अगर स्ट्रेस जो है, अगर हमने स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट किया है और स्ट्रेन को ई से, स्ट्रेस को हमने सिग्मा से और स्ट्रेन को हमने ई से डिनोट किया है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है ना। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हम हटाएंगे यहाँ पे, तो स्ट्रेस इज सिग्मा इज इक्वल टू ई, कैपिटल ई से हम डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई, एंड देन आफ्टर कैपिटल ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन स्मॉल ई। ई क्या है? ई इज नथिंग बट यंग मॉडुलस, ठीक है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, वो क्या कि O से A जब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, उस कंडीशंस में हुक्स लॉ क्या होगा? हुक्स लॉ वैलिड होगा, क्योंकि हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ यही कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है ना। अब इसको हम एक बार सबको रब करेंगे। यहाँ से हम इरेजर को सेलेक्ट करेंगे और इसको जो है एक बार रब करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको भी खत्म करेंगे और अब हम बात करेंगे पॉइंट A टू B की। ओके, तो पहले इसको हटा दें। नेक्स्ट टाइम से हम इसको अलग स्लाइड सेट कर देंगे इसमें। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे पॉइंट A टू B की। ओके, पॉइंट A टू B की। सब अभी हमने क्या देखा था? O टू A, ठीक है। अब हम बात करेंगे पॉइंट A टू B की, ठीक है। चलिए अब हम देखिए, आगे बढ़ने से पहले अभी हम डिस्कस कर रहे थे पॉइंट O से A की, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और हम आपके इसके बारे में बताएंगे, पॉइंट O से A के बारे में, कि O से A, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पर कि O से A जो है कि द मटेरियल का बिहेवियर जो है O से A रीजन में फुली इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। यानी कि अगर आपने A पॉइंट पर लोड को जैसे ही रिमूव किया, ठीक है ना, लोड को जैसे ही आप क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, तो मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशंस को रिगेन कर लेगा, ठीक है, रिगेन कर लेगा। यानी कि इट्स मीन्स दैट द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल इज फुली इलास्टिक, ठीक है। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे पॉइंट A से B की तरफ। देखिए, अब अगर हम A से B की तरफ जा रहे हैं, जैसे एक बार फिर से मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना चाहूँगा रफली, जैसे A से A टू B, ठीक है। अगर आप A टू B देखें, इसको मैं हटाना चाहूँगा यहाँ पे O वाले पॉइंट्स को, इरेजर। तो अगर आप देखें कि पहले तो हमारा ये लाइन जो है O से स्ट्रेट गया, फिर ऐसे थोड़ा सा कर्व हुआ, ठीक है।
तो मैं पॉइंटर यहाँ पे फिर दोबारा सेलेक्ट करूँगा। सपोज करिए यह पॉइंट हमारा ए आया, यहाँ पर ओ आया और यहाँ पे कहीं पॉइंट बी है। तो एक बार पहले समझिए चीज को, क्या हो रहा है कि ए टू बी जो है वो हमारा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं, यानी कि जो इंक्लाइंड लाइन हमको मिली है ओ से ए की, वह ए से बी की हमको नहीं मिल रही है। ठीक है, क्या मिल रहा है हमको? थोड़ा सा स्लाइटली कर्व मिल रहा है, वहां पे थोड़ा सा जो है हमको कर्व पोर्शन मिल रहा है। ठीक है, बट अगर हम बी पॉइंट पर लोड को हम रिमूव कर लें तो मटेरियल जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशंस को गेन कर लेगा। यानी कि अगर हम ए टू बी की बात करें तो बी पॉइंट जो है वो हमारा इलास्टिक बिहेवियर क्या करेगा? शो करेगा। पॉइंट ध्यान रखिएगा, दैट्स ए बी पॉइंट पे मटेरियल जो है इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा। तो इस बात को आपको याद रखना होगा कि बी पॉइंट पे मटेरियल जो है इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा और जैसे ही हम लोड को रिमूव करेंगे मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशंस को रिगेन कर लेगा। दूसरी चीज, पॉइंट ए से बी जो लाइन है ये क्या है? थोड़ा सा ऐसे कर्व है, हल्का सा स्लाइटली कर्व है। ठीक है, एंड तीसरी पॉइंट जो है आपको याद रखना है वह ये है कि ए से बी, ए टू बी, द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल इज नॉट लीनियर। ठीक है, इट्स मीन्स हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड। रिमेंबर इट, फ्रॉम ए टू बी the material of the the material is not show the linear variation and behavior of the material is non-linear behavior show। ठीक है ना, तो वो क्या है? ए टू बी जो है नॉन लीनियर बिहेवियर को शो करेगा, लीनियर बिहेवियर को नहीं शो करेगा, जिसकी वजह से हुक्स लॉ जो है ए टू बी जो है वैलिड नहीं होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, तभी आप जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है कहीं पर भी प्रेजेंट कर सकते हैं, एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। देन आफ्टर फिर हम आते हैं पॉइंट बी टू सी। ठीक है, तो देन हम बात करेंगे पॉइंट बी टू सी की। बी टू सी की बात करें तो अगर बी टू सी देखेंगे तो स्ट्रेस में जो है बहुत थोड़ा सा वेरिएशंस है। अगर आप बी टू सी ध्यान से देखें तो स्ट्रेस में बहुत स्लाइटली डिफरेंस आ रहा है, ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, पॉइंट सी को यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं आपको। पॉइंट सी को, ये पॉइंट जो है इसको हम बोलते हैं अपर इल्ड पॉइंट, इट्स कॉल्ड अपर इल्ड पॉइंट। यहाँ पे मैं लिखना भी चाहूँगा इसको, इट्स कॉल्ड अपर इल्ड पॉइंट, YIELD, अपर इल्ड पॉइंट। ठीक है, पॉइंट सी को हम अपर इल्ड पॉइंट बोलते हैं। तो इल्ड का मतलब क्या होता है? एक सबसे पहली चीज तो ये आएगी, इल्ड का मतलब क्या है कि बी टू सी जो है हमारा मटेरियल के अंदर इल्डिंग स्टार्ट हो जा रही है। इल्डिंग स्टार्ट होने का क्या मतलब है कि इल्डिंग स्टार्ट होने का मतलब ये है कि मटेरियल जो है के अंदर उसके शेप में कुछ चेंजेस होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, मटेरियल का जो शेप है वो कुछ ना कुछ जो है चेंज हो रहा है। तो पॉइंट सी इज कॉल्ड अपर इल्ड पॉइंट, और इट्स आल्सो कॉल्ड बी टू सी की जो पोजीशंस होती है उसको परमानेंट सेट पॉइंट भी हम बोलते हैं। तो मटेरियल जो है सी पॉइंट पे जो है वो अगर हम वहाँ पे लोड को रिमूव करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ परमानेंट सेट हो जाएगा और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशंस को रिगेन नहीं कर पाएगा। उसमें कुछ ना कुछ क्या हुआ है, उसके में कुछ मटेरियल के अंदर कुछ इलॉन्गेशंस जो है वो हमको दिखाई देंगे। अब कितना दिखाई देंगे ये तो डिफरेंट एक इशू है, उस पर हम नहीं बात करेंगे अभी। तो आपको अभी बस ये याद रखना है कि पॉइंट सी पर जैसे ही लोड को रिमूव करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशंस को रिगेन नहीं कर पाएगा। रिगेन कब तक कर रहा है?
पॉइंट बी तक, ठीक है। ओ से ए तो बहुत अच्छा बिहेवियर कर रहा है, बी पॉइंट पर भी क्या हो रहा है, जब हम लोड को रिमूव कर रहे हैं तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशंस को रिगेन कर ले रहा है। बट अगर हम सी पॉइंट की बात करें तो वह जो है अपने बी टू सी की अगर हम बात कर रहे हैं तो बी टू सी पे क्या है, उसमें जो है परमानेंट सेट आ गया है मटेरियल के अंदर, कुछ इलॉन्गेशंस आ गए हैं और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशंस को रिगेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट सी टू डी की, ठीक है। पॉइंट डी को हम बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। तो एट पॉइंट डी स्ट्रेस वैल्यू इज लेस एज कंपेयर टू सी। तो अगर आप ये चीज देख लेंगे तो स्ट्रेस की वैल्यू सी पर देखिए, अगर हम आपको डॉटेड लाइन से दिखा दें यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से सी पॉइंट पर स्ट्रेस की वैल्यू देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये है डी पॉइंट पर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, कुछ कम हो गई, ये देखिए यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू कम हो गई। तो इसका मतलब क्या है, डी पॉइंट पे स्ट्रेस की वैल्यू सी पॉइंट से कम होगी। ये एक पॉइंट आप पहले क्लियर कर लीजिए। डी पॉइंट को हम बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। और दूसरी चीज, स्ट्रेन इज मोर एट पॉइंट डी एज कंपेयर टू सी, ठीक है। तो जब भी हम जो स्टील स्ट्रक्चर्स जो सॉल्व करते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या जो डिजाइन करते हैं, जो एफ वाई की वैल्यू होती है 250, वो इसी पॉइंट पर लेकर के हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने साइड्स में दिखाया भी है आपको, ठीक है। एफ वाई इज इक्वल टू 250। माइल्ड स्टील्स का मतलब जो है, माइल्ड स्टील्स का मतलब क्या है, दैट्स ए लो कार्बन स्टील्स। माइल्ड स्टील का मतलब क्या है, ये देखिए, दैट्स ए लो कार्बन स्टील। तो लो कार्बन स्टील्स का मतलब ही हुआ कि उसमें कार्बन का कंटेंट जो है कम होगा। कार्बन का कंटेंट कम होने से मतलब क्या है हमको, कि अगर कार्बन का कंटेंट जो है मटेरियल के अंदर एक कम होगा तो उसकी डक्टिलिटी क्या है, ज़्यादा होगी। और अगर आप देखेंगे HYSD बार की बात करते हैं, जैसे आप सुना होगा आपने HYSD बार। HYSD बार में क्या होता है कि कार्बन का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है। कार्बन का कंटेंट ज़्यादा होगा तो डक्टिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। यही एक रीज़न है कि हम माइल्ड स्टील को यूज़ करते हैं इन द कंस्ट्रक्शन लाइन में, ठीक है। खैर ये बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं इस पर नहीं आना चाहता हूँ। अभी हमारा जो पॉइंट है उसको देखेंगे कि पॉइंट डी जो है वो हमारा लोअर यील्ड पॉइंट है। और उसके बाद डी टू ई क्या हो रहा है, देखिए डी टू ई जो है, हम स्ट्रेस की वैल्यू तो नहीं बढ़ रही है, बट स्ट्रेन जो है ऑटोमेटिकली क्या है, स्ट्रेन जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब डी टू ई जो है, स्ट्रेस की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, स्ट्रेन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और ई के बाद जो है, देखिए यहाँ पर पॉइंट एफ, ठीक है, पॉइंट एफ जो है इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेस जो है एफ पॉइंट पर मैक्सिमम स्ट्रेस होगी यील्ड पॉइंट पे, ठीक है। स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट यील्ड पॉइंट, पॉइंट एफ पर। यहाँ पर हम आपको प्लॉट करके दिखाना चाहेंगे। जो ग्राफ है, सभी चीज़ें हमने नीचे मेंशंस भी की है। और इस चीज़ को हम यहाँ पर, कि अगर इस कर्व में अगर आप देखें तो ये कर्व यहाँ पर ऐसे आया बी पे, बी के बाद फिर जो है ऐसे कि ऐसे आया, ये नीचे गया, फिर ऐसे आके ऐसे गया। तो इसको हम ये थोड़ा सा इरेज करना चाहेंगे यहाँ पर। ये आया ऐसे 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 और फिर यहाँ, ठीक है ना। देखिए ये जो टॉप वाला पॉइंट है यहाँ पर, ये यहाँ पर अल्टीमेट पॉइंट है, ठीक है। और अल्टीमेट पॉइंट के बाद जो है ये हमारा पॉइंट एफ मिल रहा है सबसे ऊपर,
और उसके बाद जो है F के बाद G, G जो है हमारा फेल्यूर पॉइंट बोलते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं उसको। G के बाद जो है मटेरियल ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो फ्रॉम F टू G की अगर बात करें, स्ट्रेस डिक्रीजेज बट स्ट्रेन इंक्रीजेज, ठीक है। और F टू G के बाद G पे मटेरियल जो है, G इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेकिंग पॉइंट, एंड G के बाद जो है मटेरियल ब्रेक हो जाता है। तो इस वीडियो में भी इतना ही रहने देते हैं, और इस वीडियो में हम आपको इसके डिटेल्स के बारे में एक बार फिर से बता देते हैं यहाँ पर कि क्या क्या पॉइंट्स हमने लिए हैं, जो नीचे स्लाइड्स में देखिए। एक चीज़ तो हमने बताया कि द माइल्ड स्टील कर्व इज ड्रॉन विथ हेल्प ऑफ यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ प्लॉट करते हैं वो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की हेल्प से करते हैं, ठीक है। ई इज कॉल्ड द यंग मॉडुलस, ये भी हमने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। इफ टेंसाइल फोर्स इज अप्लाइड टू ए स्टील बार, it will have some elongation. If the force is small enough, the ratio of the stress and strain will remain proportional. तो ये भी हमने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया इस पॉइंट्स को कि जो O to A वाला पॉइंट है, ठीक है, उसको हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। एंड पॉइंट A is called the limit of proportionality. A to B, the nature of the curve is not linear. It is slightly curved. If we remove the load from the point B, the material can be regained its original shape. तो A to B क्या हो रहा है, अगर हम मटेरियल से A to B वाला जो हमारा स्लाइटली कर्व वाला पोर्शन था, अगर हम उसकी बात करें, तो अगर B पॉइंट पे हम लोड को रिमूव कर लेंगे तो मटेरियल जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशंस को रिगेन कर लेगा, ठीक है। और पॉइंट B को ही हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर देखिए नीचे लिखा है पॉइंट बी इज कॉल्ड इलास्टिक पॉइंट। आफ्टर पॉइंट बी द मटेरियल विल इंटर इन द प्लास्टिक रीजन। तो बी पॉइंट के बाद जो है मटेरियल प्लास्टिक रीजन में चला जाता है, एंड द यील्डिंग विल बी स्टार्टेड। मटेरियल के अंदर यील्डिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। इट्स मीन्स इफ द लोड इज रिमूव्ड द मटेरियल not regain its original size and permanent deformation is started, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी आपको बताई है, पॉइंट्स हमने यहाँ मेंशन भी कर दिए हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। देन आफ्टर C to D, ठीक है। Point C is called upper yield point, maximum load at which steel can deform. Point D is called lower yield point, ठीक है। Minimum load at which steel can deform. The stress at yield point is called the yield stress, ठीक है। तो in next video I will discuss about the brittle material, okay, and the graph of the brittle material, stress strain graph of the brittle material. Okay, thank you.